Hello friends, I'm Priya and today this is video part 3 of NVS PGT Zone Chemistry Question Paper Solution by me and previous जो 2 वीडियो थे उनमें हमने 30 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था। नाउ 31 क्वेश्चंस है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जिंक जब रिएक्ट करता है या फिर 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन की रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इनमें से हमें चूज करना है, सिलेक्ट करना है कौन सा जो है प्रॉपर ऑप्शन होगा इनके लिए, करेक्ट होगा। देन सो इसका आंसर है साइक्लोप्रोपीन। अब इसका देखते हैं साइक्लोप्रोपीन कैसे आया है। आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा होगा जिसमें क्या होता है कि सोडियम की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। सोडियम रिएक्ट करती है एल्काइल हैलाइड्स के साथ में और हमें मिल जाता है उससे एल्केन मिल जाता है। सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सोडियम की जगह ओनली जिंक आ गई है और इस तरह की रिएक्शन को जिसमें जिंक हो उसे बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन। सो यहाँ पे जिंक क्या करेगी, हैलाइड्स को ले लेती है और क्या बन जाता है हमारे पास एल्केन। बट हमारे पास जो हमारा मेन जो रिएक्टेंट है वो क्या है, डाइब्रोमाइड है, ठीक है। मतलब 2 ब्रोमीन है वो एक ही कंपाउंड के ऊपर है, ठीक है। एक ही मतलब हमारा जो कंपाउंड है मेन उसमें 2 ब्रोमीन है ग्रुप है, ठीक है। सो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा कुछ मतलब उससे क्या होगा, स्ट्रेट ना बन के हमारे पास साइक्लोप्रोपेन बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। सो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म क्या है इसका, यहाँ से देखो जो CH2 है, ठीक है, CH2 Br है यहाँ पे। सो जो Br है ये दोनों यहाँ से क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाएंगे और क्या कर देंगे 2Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, कार्बोकैटायन बन जाएंगे। सो अब क्या करता है कि जो जिंक है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स देती है, ठीक है। जिंक मेटल क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनर है। सो यहाँ पे क्या होगा कि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं और जिंक बन गया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और 2 पॉजिटिव। ओके, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे दिए हैं, सॉल्यूशन में। अब ये क्या करेगा कि जो 2 पॉजिटिव इसके ऊपर आया है, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसके अंदर आई है, ये कहाँ से लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन एटम्स से ले लेगा और क्या बना देगा, जिंक ब्रोमाइड ZnBr2। एंड जो प्लस में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे सॉल्यूशन के अंदर वो कहाँ जाएंगे, 1 जाएगा इस कार्बन पे एंड अदर जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही जो है कार्बन्स के पास में 1 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और जिससे यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इनके पास फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। और ये क्या करेंगे नाउ, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और इससे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, इन दोनों कार्बन्स के बीच में, और यह क्या बन गया हमारे पास, साइक्लोप्रोपेन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 32। इसमें हमें पूछा है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, कौन सी है, इन सभी जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कौन सी है। सो यहाँ पे देखो इसका आंसर है सेकंड। ओके, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस T इंटू कर्ल डेल्टा G अपॉन कर्ल T एट प्रेशर। ओके, सो यहाँ पे देखो इसमें क्या आता है, इसका सॉल्यूशन मैंने करके दिखाया हुआ है कंप्लीट कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो डेल्टा G होता है, जो G होता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, वो क्या होता है H माइनस TS। ओके, एंड जो H की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है E प्लस PV। सो यहाँ से हमारे पास आ जाता है E प्लस प्रेशर P इंटू V वॉल्यूम, मतलब जो वर्क डन जो होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अभी क्या होता है कि गिब्स इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, हमने H में जो है H की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है E प्लस PV माइनस TS, ठीक है। T यहाँ पे जो है हमारा क्या है, टेम्परेचर एंड S इज एंट्रोपी। ओके, सो यहाँ से देखिए डिफ्रेंशिएट किया हमने इस इक्वेशन को, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या हो गया, यहाँ पे जो P इंटू V है, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, इंटू के लिए एक बार इसका होगा, ये V जो है कांस्टेंट रहेगा, देन एक बार वॉल्यूम का होगा, फिर P प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सो इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया है। ऐसे ही T इंटू S का हो जाएगा क्योंकि दोनों ही क्या है, वेरिएबल्स हैं और दोनों का क्या हो गया, फिर एक बार इसका कांस्टेंट रहेगा और इसका हम एंट्रोपी का करेंगे।
देन एंट्रोपी का कांस्टेंट और फिर टी का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमने किया है ऐसे। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जो डी ई है प्लस पी डी बी, इन्हें एक साथ लिख लिया है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आती है डी ई प्लस पी डी बी इक्वल्स टू होता है डी क्यू के। ओके, यहाँ से जो एनर्जी है हमारी उसकी वैल्यू ये आ जाती है। सो यहाँ पे देखो जो डी जी है, अब हमने इसको जो है इसमें हमने वैल्यू रख दी है डी क्यू प्लस वी इंटू डी पी माइनस टी एस इंटू एस इंटू माइनस एस इंटू डी टी। अब यहाँ से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि जो डी क्यू है वो इक्वल्स टू होता है टी इंटू डी एस के, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ए इक्वेशन में, देन हमारे पास ये आ गया और यहाँ से ये जो है कैंसिल आउट हो गए, देन हमारे पास ओनली ये बचता है v इंटू डी पी माइनस एच डी टी। नाउ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जो कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलेंगे, मान लो हमारे पास क्या है कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ से क्या हो गया कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या होगा, यहाँ से ये जो टर्म है हमारी ये यहाँ से वैनिश हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर का जब हम कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं किसी का भी तो वो जीरो वैल्यू आती है उसकी, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास ओनली बचा है माइनस एस इंटू डी टी, ठीक है। सो यहाँ से आ गया डी जी इक्वल्स टू माइनस एस इंटू डी टी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमें इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज का। सो इनिशियल स्टेज पे मान लेते हैं इसका डी जी वन इक्वल्स टू हो गया माइनस एस वन डी और टी, ठीक है, एंड फाइनल पे यहाँ पे जी टू आ जाएगा और यहाँ पे एस टू आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस कर दो दोनों को, वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस डेल्टा एस इंटू डी टी। हमने जो ये माइनस मतलब जो डिफरेंस निकला था इसे किससे डिनोट कर दिया है, डेल्टा से। ओके, इधर भी हमने इसे किससे डिनोट कर दिया है, डेल्टा से। सो यहाँ से हमारे पास आ गया और डी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कर्ल। कर्ल मतलब इसका भी क्या है, इसका मीनिंग भी सेम है, डिफरेंशिएशन। सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ओके। सो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस डेल्टा एस, हम इसको इधर ले गए टेम्परेचर को, ठीक है। सो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा एस आ गया है। अब जो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल एस था हमारे पास ऊपर, मतलब जी था यहाँ पे, अगर हम डेल्टा लगा देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। सो इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे डेल्टा एस की और उसे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस इक्वेशन बी के अंदर, ठीक है, और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी विच इज आवर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके, सो ये था इसका डेरिवेशन। बहुत क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। यहाँ से हमें बताना है कि आयनिक रेडियाई का जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होगा करेक्ट इन सभी में से, ठीक है। टिन, इंडियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम। अब यहाँ पे देखो जो ये वाले हैं दोनों, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, ये एक ग्रुप के मेंबर जो है ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, एंड इनिडियम एंड टिन ये क्या है, एक पीरियड के अलोंग आते हैं, ठीक है। सो यहाँ से देखो हमारा क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम आता है। सो जब हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं या डाउन द ग्रुप तो क्या होता है, आयनिक रेडियाई इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ओके, देन क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम की जो है आयनिक रेडियाई कम रहेगी, देन स्ट्रोंशियम की रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है अलोंग द पीरियड। सो अलोंग द पीरियड क्या होता है, आयनिक रेडियाई डिक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते हैं, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल के अंदर आते रहते हैं, ठीक है, इंक्रीज होते रहें। सो वहाँ पे क्या होगा कि आयनिक रेडियाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पे क्या है, इनिडियम देन टिन है। सो यहाँ पे टिन की जो है आयनिक रेडियाई क्या रहेगी, कम रहेगी, और इनिडियम की क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। सो करेक्ट ऑर्डर जो है वो ये रहेगा, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इंडियम एंड टिन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन सभी में से सिस्टाइन, सेरीन, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, इन सब में से जो है किसका कौन सा अमीनो एसिड कंटेन करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप। ओके, सो ये सभी इनके जो है स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और इनमें से हम देख रहे हैं कि जो सीरीन है इसमें क्या आता है, OH ग्रुप आता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीरीन। इट्स ए डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 35, डी ब्रोगली रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। यहाँ से कौन सा जो है डी ब्रोगली रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन ऑप्शंस में से। सो यहाँ से हमारा आंसर है थर्ड,
सॉरी आंसर फोर्थ ऑप्शन 4 लैम्डा इक्वल्स टू HP। सो ये भी क्या है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, यू कैन इजीली डू इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है मास पे, मतलब जो मास पे डिपेंड ना करे, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेंसिटी। सो यहाँ पे देखो प्रेशर और टेम्परेचर है, ठीक है। आप कितना भी मास इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सब क्या रहेंगे, सेम रहेगा। जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो उतना ही रहेगा, है ना। सो यहाँ पे क्या है कि ये सभी मास पे डिपेंड नहीं करती है। बट जब बात आती है डेंसिटी की, मतलब ये क्या करती है, मास पे डिपेंड है ना, लेकिन हम कह रहे हैं मास पे डिपेंड नहीं है। सो क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम किसी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव बन जाती है। जैसे डेंसिटी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम लिया हुआ है। नाउ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच आर डिपेंडेंट ऑन मास, जो मास पे डिपेंड हो, ठीक है, जैसे कि सभी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की जितने भी फॉर्म्स है, ठीक है, एंड मास, वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 37, साइक्लोहेक्सेनोन रिएक्ट्स विद डाइएज़ोमीथेन टू प्रोड्यूस, यहाँ से क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन जब रिएक्ट करता है डाइएज़ोमीथेन के साथ, ठीक है, CH2N2। यहाँ पे देखो जब हम साइक्लोहेक्सेनोन को रिएक्ट कराते हैं डाइएज़ोमीथेन के साथ में तो क्या बनता है, यहाँ पे एक और कार्बन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कार्बन की जो चेन है उसमें एक और कार्बन ऐड हो जाता है एंड क्या बन जाता है, साइक्लोहेप्टेनॉन बन जाएगा। और प्लस में हमें यहाँ पे इपोक्साइड भी मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लेकिन जो ज़्यादा है वो हमें क्या मिल रहा है, 63% साइक्लोहेप्टेनॉन। सो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, साइक्लोहेप्टेनॉन। अब इसका मैकेनिज्म देखो, यहाँ पे क्या है कि जब हमने रिएक्ट कराया है कीटोन को, ठीक है, कीटोन है ये, हेक्सेनोन क्या है हमारा, कीटोन है, ठीक है। सो कीटोन को हमने जब डाइएज़ोमीथेन के साथ रिएक्ट कराया है तो क्या हो गया, यहाँ से डाइएज़ोमीथेन पे यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज होता है एंड N पे पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ से जो ये नेगेटिव है ये इस कार्बन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन ने यहाँ से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्ट एक दूसरे से, यहाँ पे जो नेगेटिव है ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो ये यहाँ पे देखो इस तरह से CH2N2 आ गया है, ठीक है, और O पे नेगेटिव। अब यहाँ पे एक और क्या है, R है नीचे, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जो N2 है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा यहाँ से और क्या बना देगा, यहाँ पे N2 बाहर निकल गया। एंड नाउ यहाँ पे क्या होगा कि RCO नेगेटिव एंड CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो अब क्या करेगा, ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा और क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका अटैक होगा, ठीक है, इसके साथ में क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास इपोक्साइड बना है उसकी फॉर्मेशन है ये, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया है इन सब के बीच में, ठीक है, R2COCH2, तो ये क्या बन गया, इपोक्साइड। नाउ जो मेन हमारा प्रोडक्ट है हेप्टेनोन कैसे बनेगा, वो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है इस R ग्रुप का, मतलब ये माइग्रेट कर जाएगा यहाँ से और शिफ्ट कर जाएगा कहाँ पे, जो R ग्रुप है, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, वापस आ गया चार्ज, ठीक है, और जो यहाँ से जो R था ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा और इसको दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये इस तरीके से बन जाता है कीटोन और यहाँ पे एक और R ग्रुप जो है वो हमारा ऐड हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, और क्या बन गया, ये कीटोन, ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा बन जाता है। इस तरीके से अगर हम इसका भी करेंगे मैकेनिज्म तो ये बन जाएगा साइक्लोहेप्टेनॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 38, व्हाट इज द यूनिट फॉर कंडक्टेंस। सो इट्स अगेन ए डायरेक्ट क्वेश्चन, कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन्स, सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर साइमन्स। ओके, नाउ 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस। यहाँ पे हेलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में पूछा गया। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता है, जो खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें, ठीक है। खुद ऑक्सीडाइज
होने का खुद रिड्यूस हो जाएं, अपने आप जो रिड्यूस हो जाएं, उसका मतलब है रिड्यूस कब होंगे, जब उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। और इंक्रीज कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो किसी पे भी प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, एक तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन में से गेन करने की, मतलब उन्हें अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की, ठीक है। और ये हम जो रिड्यूसिंग जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, ये हम इससे भी चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। जिसका जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतना ही ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा, या उतनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। सो यहाँ पे देखो स्मॉल साइज है, ठीक है, फ्लोरीन का, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा ईजीली और सभी हैलोजन्स के कंपैरिजन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और उसका क्या हो जाएगा, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर है सबसे, ठीक है। सो इसी तरीके से अलोंग द ग्रुप क्या हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले फ्लोरीन की ज़्यादा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोरेन। सो यहाँ पे जो है बोरेन्स की बात की गई है सभी की, ठीक है, B6H10, B5H11, B5H9, B4H10। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन सभी में से किसका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। सबसे कम है किसका, फिर किसका सबसे ज़्यादा है, इस तरीके से, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। सो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो जिसका जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसी का सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम डाइबोरेन्स बनाते हैं और जब हम उनको हीट करते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं हाइयर बोरेन्स में। मतलब हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हाइयर हमें बोरेन मिल रहा है। इसका मतलब हमें ज़्यादा टेम्परेचर पे मिल रहा है, तो उसका क्या है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है। सो इसी तरीके से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे या जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा थर्ड, B4H10 का कम होगा, फिर B5H9 का, फिर देन B5H11 और फिर B6H10 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 41, इन विच प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम ड्यूरिंग एनी स्टेप। सो ये भी अगेन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, जिसमें कोई ना तो हीट एंटर करती है और ना ही उसे बाहर निकलती है, लीव करती है सिस्टम को, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स। सो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है हमारे पास है एल्काइन है, ठीक है, प्रोपाइन, देन उसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ओके। RMgX होता है जिसका फॉर्मूला। सो यहाँ से देखो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है, ठीक है। और कौन सा वाला, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में जो R होता है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे CH3MgCl, ठीक है, यहाँ से CH3MgCl के पास जो यहाँ पे जो CH3 है R ग्रुप, ठीक है, वहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसके पास एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और वो हमें क्या मिल जाएगा, R-H, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया क्या, CH3 है, एक और हाइड्रोजन लग जाएगा, क्या हो गया, CH4, ओके। सो ये आप इजीली कर सकते हो इसका